गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के सेशन में हम देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और सीरीज चली रही है हम लोग की 1000 से लेकर के 1500 क्वेश्चंस की। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और देखते हैं आज की क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। प्रीवियस क्लास के क्वेश्चन के कोई डाउट है तो आप लोग ये पूछ सकते हैं, अगर कोई डाउट है प्रीवियस क्लास के क्वेश्चन के तो। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखिएगा, आप लोग के पास ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है कि नहीं? ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है कि नहीं, ये बताएं। नाउ तो बढ़ते हैं स्टेशन की तरफ। ए वेरी वेरी गुड इवनिंग गोपाल, सुगम, कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? चलिए तो देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैच करना है, एक तरफ बुक का नाम दिया है, दूसरी तरफ उसके राइटर का नाम दिया हुआ है, लेखक का नाम है। ए मुगल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल्स, यानी संपादन वी आर our nationhood defined डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। ओके नाउ एंड हमारा राइटर का नाम दिया गया हुआ है MS गोलवलकर, श्री राम शर्मा, RC मजूमदार, राकेश सिन्हा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, बहुत बार बुक्स के नाम के साथ जो है पूछ लेता है क्वेश्चन, है ना। तो मैच करते हैं। मुगल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी श्री राम शर्मा, ए का 2। द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल क्या होगा? RC मौजूमदार। ओके, RC मौजूमदार। वी आर अवर नेशन हु डिफाइंड MS गोलवलकर, यानी C का 1। एंड द लास्ट वन क्या है? डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राकेश सिन्हा। ओके, डॉक्टर राकेश सिन्हा। क्लियर? चलिए तो ये ध्यान रखिएगा, राकेश सिन्हा। ओके नाउ अब हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, तो इसका सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी A का 2, B का 1, C का B का 2, B का 3, C का 1 एंड D का 4, यानी राइट आंसर हो जाएगा 2 3 1 4 1। 1 इज आवर राइट आंसर। ओके, 1 इज आवर राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पौमाचर्यम निम्नलिखित में से किस कथा का ये जैन रूपांतरण है? किस स्टोरी का ये क्या है? जैन रूपांतरण है, और उसका क्या नाम दिया गया है? पौमाचर्यम। किस कथा का यह पौमाचर्यम जो है जैन रूपांतरण है? महाभारत, बुद्ध चरितम, दशरथ जातक, रामायण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रामायण हो जाएगा। ठीक है, रामायण है। बट इसके थोड़े से हम लोग इसके अगर एक्सप्लेन करते हैं तो जैन एक कवि रहे। इसकी रचना किसने किया था? इस पौमाचर्यम का रचना किसने किया है? तो जैन कवि हैं स्वयंभू। ये क्या है? जैन कवि, यानी जिनको हम बोल सकते हैं सत्यमदेव, सत्यभूदेव। ठीक है, स्वयंभू या सत्यभूदेव। जैन धर्म में राम शब्द के लिए जिस शब्द का उल्लेख किया गया है, जैन धर्म में जो राम शब्द है, ठीक है, राजा राम, इनके लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है? पदम शब्द का उल्लेख किया गया है, इस शब्द का। ठीक है, और स्वयंभू के द्वारा रामायण जो है, स्वयंभू के द्वारा रामायण, इसको क्या बोला गया? यह जो पौमाचर्यम बोले या इसको पद्मचरितम बोले, या इसे आप पद चरित, दोनों इक्वल हैं, दोनों एक ही हैं। ठीक है, पौमाचर्यम या पदचरित। तो ये इसको ध्यान रखिएगा कि किसके द्वारा है यह? तो यह है आपका स्वयंभू के द्वारा। ठीक है, स्वयंभू के द्वारा। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अहोम की सेना गोट्स के द्वारा पाइकों के संगठन से शक्ति प्राप्त करती थी। अहोम की सेना गोट्स के द्वारा पाइकों के संगठन शक्ति प्राप्त करती थी, जिसका प्रत्येक सदस्य सम्मिलित रूप से कम कितने महीने की सैन्य सेवा के लिए उत्तरदायी था? ऑप्शन दिया गया है 9th मंथ, 12th मंथ, 18th मंथ, 24 मंथ्स। तो ये क्या होगा? 12 मंथ्स के लिए जो है यह उत्तरदायी होता था। अब बात आती है अहोम को लेकर के। चलिए, अहोम सेना अहोम सेना क्या है? यह अहोम सेना, अहोम सेना की जो पाइक प्रणाली, जो पाइक सिस्टम है ना, पाइक सिस्टम या पाइक प्रणाली अहोम सेना की,
या इसको आप कह सकते हैं श्रम प्रणाली, पाइक प्रणाली या इसको श्रम प्रणाली। ठीक है, पाइक प्रणाली अहोम सेना की या श्रम प्रणाली। इसके जो सदस्य होते थे ना, तो 4 सदस्य होते थे। इसमें 4 सदस्य होते थे और 4 से मतलब 4 समूहों का एक सदस्य होता था, या 3 समूह भी इसमें रख सकते थे, या 3 समूहों का गठन। और इसी समूह के गठन को क्या बोला जाता था? इसी समूह के गठन को गोट्स बोला जाता था, गोट्स। ठीक है, 4 समूहों में गठन हो या 3 समूहों में गठन हो, इसको गोट्स बोला गया, इसको गोट्स बोला जाता था। ठीक है, और यह जो अहोम की सेना है, ये गोरिल्ला युद्ध में भी बहुत ज़्यादा इनकी विशेषज्ञता प्राप्त सेना होती थी। किसमें? गोरिल्ला युद्ध में। युद्ध में क्या होती थी? यह विशेषज्ञता प्राप्त सेना होती थी, अहोम की सेना। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अहोम की सेना, यानी जो 4 समूहों की जो गठन होता था, 4 समूहों का, उस गठन को गोट्स बोला गया। और बोला गया कि गोट्स के द्वारा पाइकों के संगठन से, पाइकों का संगठन मतलब हो गया श्रम के संगठन से शक्ति प्राप्त करती थी, और जिसका प्रत्येक सदस्य जो है सम्मिलित रूप से कम ये 12 महीने की सेवा के लिए उत्तरदायी होता था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले शुरू कर काल अनुक्रम में इसको आपको सजाना है। सबसे पहले घटना कौन सी हुई, बाद की कौन सी है? सूरत संधि, बड़गांव कन्वेंशन, मंगलोर संधि, पुरंदर की संधि, सालबाई की संधि। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? इंडिविजुअली हमें देखना होगा 1 by 1। तो सूरत की संधि कब की गई थी? तो सूरत की संधि कब हुई है? 1775 ईस्वी में सूरत की संधि हुई है। ओके, और किसके साथ है? रघुनाथ राव, यानी ये कौन है? मराठा वर्सेस कौन था? रघुनाथ राव वर्सेस मुंबई सरकार, यानी अंग्रेज। मुंबई सरकार का मतलब क्या होगा? मुंबई सरकार यानी अंग्रेज। कब की गई? यह हुई थी 1775 ईस्वी में। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है, एक आपको दिया गया है, कहाँ गया ये? हाँ, सूरत की संधि, यहाँ पर सूरत की संधि हो गई। ठीक है, पुरंदर की संधि ये हुआ था। हम लोग जस्ट एक्चुअली क्या हुआ ना कि हम लोग सूरत की संधि के बाद क्यों आए हैं पुरंदर की संधि में? क्योंकि सूरत की संधि के जस्ट बाद हुई थी आपकी पुरंदर की संधि, ठीक 1 साल बाद हुई थी 76 ईस्वी में। इसको याद करने का क्रम यही याद रखिएगा कि जब भी सूरत की संधि को पढ़िएगा तो उसके साथ आप लोग पुरंदर की संधि को भी जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 1 साल बाद की घटना। और यह इस संधि ने क्या किया था? पुरंदर की संधि ने क्या किया था? यह जो सूरत की संधि है इसको समाप्त कर दिया था। इसने क्या किया था? सूरत की संधि को समाप्त कर दिया। ठीक है, ये संधि रद्द हो गई थी पुरंदर की संधि। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्या दिया गया है? नेक्स्ट है आपका मंगलोर की संधि। ये कब हुई थी? 1779 ईस्वी में मंगलोर की संधि। एक्चुअली हुआ क्या था कि 1773 ईस्वी में, इसको आप ये कर सकते हैं कि 79 में जो मंगलोर की संधि हुई है, सॉरी ये इसमें ना क्रम थोड़ा सा गड़बड़ करके दे दिया गया है। बड़गांव का कन्वेंशन देख रहे हैं, ठीक है, बी पे आते हैं। ये कब हुई थी? क्योंकि ए के बाद जस्ट बी, यहाँ देख लेते हैं, 1779 ईस्वी में हुई। ओके, इस कन्वेंशन में क्या किया गया? जो बड़गांव का कन्वेंशन था, इसमें ये बोला गया कि 1773 ईस्वी में मुंबई सरकार जो जमीनें ले ली थी, ठीक है, मुंबई सरकार यानी अंग्रेज सरकार के द्वारा जीता गया सभी भूभाग लौटाना। ठीक है, सभी भूभाग लौटाना, ये था आपका बड़गांव का कन्वेंशन। कब हुआ? 1779 ईस्वी में। अब बात आती है किसकी? मंगलोर की संधि की। मंगलोर की संधि ये कब हुई? 1784 ईस्वी में। किसके बीच में थी? तो टीपू सुल्तान, है ना,
टीपू, चूंकि यह जो है आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था 80 से लेकर के 84, फिर थर्ड वाला कब हुआ था 90 से लेकर के 92 में, जब श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 99 में तो टीपू की डेथ हो गई। ठीक है, तो ये क्या होगा 84 ईस्वी में टीपू वर्सेस, यहाँ पर आप कर सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, टीपू वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी कर लें इसको, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ उसकी समाप्ति इसी संधि के तहत हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है ना, इसकी समाप्ति इस संधि से हुई थी। एंड अब कौन सा रह गया हमारा, ए हो गया, बी हो गई, सी डी, सालबाई की संधि। यह कब हुई है, सालबाई की संधि हुई है 1782 ईस्वी में, सालबाई की संधि। ठीक है, ये किसके किसके मध्य हुआ है सालबाई की संधि, तो यह हुआ है माधव नारायण राव, यानी क्या हो गया माधव नारायण राव, इसको पेशवा स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, इसे पेशवा स्वीकार कर लिया गया था। और सालसेट का द्वीप तथा थाना का दुर्ग इस समय में अंग्रेजों को दे दिया गया था। ठीक है, सालसेट का द्वीप, एक क्वेश्चन पूछता है, सालसेट द्वीप एंड थाना दुर्ग ये किसको दे दिया गया था इस संधि के द्वारा, ये दोनों अंग्रेजों को दे दिए गए थे, अंग्रेजों को। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कौन सी संधि हुई, सूरत की संधि 75 में, देन 76 में हुई है, यानी ए डी हमारा आंसर हो जाएगा 3। हमारा आंसर क्या होगा 3, हमारा आंसर हो जाएगा 3, ए डी बी ई सी, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर, सभी के सभी संधि जो है यहाँ ऑलरेडी आपके पास मेंशन कर दी गई है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भीमबेटका शैल चित्रों में निम्नलिखित में से कौन सी विषय वस्तु जो है चित्रित नहीं की गई है, पक्षियों का आखेट, पशुओं का आखेट, खाद्यान्न पर निर्भर पक्षियों का बसेरा, पक्षियों और पशुओं दोनों का आखेट। तो बोला गया कि इसकी कौन सी चित्रित नहीं पे सवाल पूछा गया, नहीं की गई है। तो भीमबेटका जो कि आपका भीमबेटका शैल चित्र यह कहाँ पर है, भीमबेटका ये है कहाँ पर, ध्यान रखिएगा, यह भोपाल एमपी, भोपाल एमपी। ठीक है, और यह पूरा पाषाण कालीन स्थल है। यह कैसा है, पूरा पाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, ये इसलिए बता रही हूँ कि इसके ऊपर क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है, यूपीएससी भी पूछी है, स्टेट पीसीएस का भी आया हुआ है भीमबेटका को लेकर के। तो भीमबेटका क्या है, तो यह भोपाल में तो स्थित है ही, प्लस ये पूरा पाषाणकालीन स्थल है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा कि किसके चित्रित नहीं की गई है, तो यहाँ पक्षियों का आखेट मिला है, पशुओं का मिला है ना, दोनों का मिला है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 इज आवर राइट आंसर। खाद्यान्न पर निर्भर पक्षियों का बसेरा, इसकी जो है वस्तु चित्रित नहीं की गई है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने दिया है क्वेश्चन नंबर 3 5 का, गोपाल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, कश्मीर के निम्नलिखित शासकों में से किसने महमूद गजनी का सामना किया, महमूद गजनी का सामना, कलश, संग्रामराज, जयसिंह, हरिराज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। कश्मीर का शासक बोला गया है तो कौन होगा, संग्रामराज होगा। ठीक है, संग्रामराज। एक्चुअली इसका टाइम पीरियड क्या था, 1003 से लेकर के 28। और इसने क्या किया, कश्मीर में लोहार वंश की जो है स्थापना की। कश्मीर में कौन सा वंश का स्थापना किया, लोहार वंश की स्थापना की थी, लोहार वंश की इसने स्थापना की कश्मीर में। ओके, ठीक है। और इसका एक मंत्री था, इस संग्राम राज का मंत्री था, मंत्री तुंग। इसका मंत्री कौन था, तुंग। इसने क्या किया, तुंग को भटिंडा का उस समय शासक था तुंग। भटिंडा का शासक कौन था, भटिंडा का शासक त्रिलोचन। क्या नाम था उस शासक का, त्रिलोचन, है ना, त्रिलोचन। त्रिलोचन, इसी त्रिलोचन पाल,
इसी की ओर से महमूद गजनी से लड़ने के लिए उसने किसको भेज दिया? तुंग को भेज दिया था। ठीक है, तो कश्मीर का शासक कौन था? वेरी वेरी गुड इवनिंग निर्मल, कैसे हैं और पढ़ाई कैसी चल रही है? तो कश्मीर का शासक कौन था? संग्राम राज। और इसने क्या किया? अपने मंत्री तुंग को भेजा था भटिंडा का शासक त्रिलोचन पाल की ओर से महमूद गजनी से लड़ने के लिए। ओके, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संग्राम राज। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आंसर एक बार आप लोग देख लें। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराजा रणजीत सिंह की नई सेना में निम्नलिखित में से किस एक को शामिल नहीं किया गया था? महाराजा रणजीत सिंह की सेना में बिहारी, डोगरा, गोरखा, गुजराती। अच्छा क्वेश्चन है ना? किसको शामिल नहीं किया गया था? चलिए, तो रंजीत सिंह का अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो कब से कब तक था? 1792 से लेकर के 1839 तक रंजीत सिंह। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? 1813 ईस्वी में अफगान का शासक कौन था? आशफ जा, सॉरी शाह सुजा। अफगान का शासक, अफगान का शासक कौन था? शाह सुजा, शाह शुजा। ठीक है, शाह सुजा से इसने क्या किया था? कश्मीर संरक्षण, है ना, और दूसरा था कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा रंजीत सिंह की यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। 1813 ईस्वी में इसने अफगान का शासक था शाह सुजा, इसी से इसने कश्मीर संरक्षण में ले लिया था। दूसरा कोहिनूर का हीरा भी इसने प्राप्त किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बोला गया है कि इसकी सेना में कौन एक शामिल नहीं किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, एक गुजराती जो है वह इसकी सेना में शामिल नहीं था। गुजराती। ओके, रंजीत सिंह की सेना में गुजराती शामिल नहीं था। नाउ कम टू द नेक्स्ट। भारत में निम्नलिखित कौन सी पहाड़ियाँ जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन का आंसर शायद आप लोगों को भी पता हो। जैन गुफा के लिए कौन सी पहाड़ी काफ़ी चर्चित है, प्रसिद्ध है? बराबर की पहाड़ी, खंडगिरी पहाड़ी, उदयगिरी पहाड़ी, पदना पहाड़ी, रामशिला पहाड़ी। सही उत्तर का चयन करें। ए, बी और सी, बी, सी और डी, बी, सी और ई, बी और सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं क्या होगा इसका? जैन जो गुफा है उसके लिए प्रसिद्ध कौन सा है? उसके लिए प्रसिद्ध क्या होगा? खंडगिरी एंड उदयगिरी, यानी बी और सी। बी और सी। उदयगिरी में जो जैन पहाड़ी है उसकी संख्या करीब करीब कितनी है? तो 18 है। 18 गुफाएं हैं उदयगिरी में जैन धर्म की। ठीक है, और खंडगिरी में कितनी गुफा है? तो खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। खंडगिरी में जैन धर्म से संबंधित 15 गुफाएं हैं। और ये दोनों हैं कहाँ पर? उड़ीसा। उड़ीसा में है। दोनों कहाँ हैं? उड़ीसा में है। ठीक है, और इन गुफाओं का निर्माण कब किसने किया था? तो राजा खारवेल का नाम को ध्यान रखिएगा कि इन गुफाओं का निर्माण में किसका नाम आएगा? राजा खारवेल। राजा खारवेल के शासनकाल में जो इसको बनाया गया था। और इसका उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? ये क्वेश्चन सभी बनते हैं। इसका उल्लेख किसमें किया गया है? इन गुफाओं का उल्लेख जो है किसमें किया गया है? हाथी गुम्फा अभिलेख में। आपने क्वेश्चन देखा भी होगा, एक बार नहीं, ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा जा चुका है। हाथी गुम्फा अभिलेख में, है ना, क्या बोला गया है? कुमारी पर्वत, कुमारी पर्वत के रूप में किया गया है इसका उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में। खंडगिरी और उदयगिरी जो कि जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। टोटल खंडगिरी में 15 गुफा है और उदयगिरी में 18 गुफा है। यह क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, बाकी रेस्ट ऑफ क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जा चुका है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्नी के द्वारा तारीख फिरोज शाही
में दी गई मोहम्मद बिन तुगलक की योजना का सही क्रम को चिन्हित कीजिए बरनी के द्वारा। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही यहाँ पे बनता है कि तारीख फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई है। तो तारीख ए फिरोज शाही ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बरनी के द्वारा। तो अपने आप में यह क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा गया है ये अपने आप में दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है और उस क्वेश्चन का यह आंसर भी अपने आप में है। नाउ अब बोला गया है एमबीटी की योजना यानी तारीख ए फिरोज शाही में किसकी बात की गई है। तो एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक की योजना की जो है चर्चा की गई है। ठीक है, तो ये आपके पास तीसरा स्टेटमेंट हो गया, तीसरा आंसर मिल गया। तो देख लेते हैं किसका किसका किया गया है। खुरासान का प्रस्तावित अभियान, राजधानी परिवर्तन, द्वाब में करारोपण, टोकन मुद्रा यानी सांकेतिक मुद्रा जो किया गया था, कराचिल अभियान। तो नीचे दिए गए विकल्पों में जो सही उत्तर है उसका चयन करें। तो इसमें सही क्रम, अच्छा सही क्रम में चिन्हित करना है तो सभी कुछ उसमें है ना, एमबीटी का ही सभी कुछ है। तो बोला है कि सही क्रम क्या हो सकता है उसका। तो इसके क्रम को जानने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसके स्टार्टिंग से देखना होगा कि खुरासिन का जो प्रस्तावित अभियान था यह इसने कब किया। खुरासिन अभियान, ठीक है, इसने क्या किया था। तरमा शरीन, आपने एक नाम सुना होगा, तरमा शरीन, शरीन ये इसी के साथ जो है मैत्री का परिणाम था आपका खुरासान का अभियान। ओके, किसके साथ, तरमा शरीन के साथ ये मैत्री का परिणाम था। कैसे देखते हैं, चलिए। इसके लिए उसने क्या किया था, इस अभियान के लिए उसने एक, ये जो आप मैत्री देख रहे हैं ना यहाँ पर, उसने एक त्रिमैत्री संगठन बनाया। ठीक है, त्रिमैत्री संगठन बनाया था, त्रिमैत्री संगठन। और इस संगठन में कौन कौन शामिल हुआ। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, स्वयं यानी खुद एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक शामिल था। तरमा शरीन क्योंकि उसका मित्र बन चुका था, तरमा शरीन ये शामिल था। और इसके अलावा मिस्र का सुल्तान ये भी इसमें शामिल था, मिस्र सुल्तान, सुल्तान। ठीक है, ये तीनों मिलकर के इस अभियान में जो खुरासान का सुल्तान था, क्या नाम था, आबू सैयद। ठीक है, जो खुरासान का सुल्तान था उसका नाम क्या था, आबू सैयद। इसी के विरुद्ध जो है अभियान किया गया था। किसके विरुद्ध था, तो आबू सैयद के विरुद्ध में। कौन कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, तरमा शरीन और मिस्र का सुल्तान। तो कौन कौन रहा, खुरासान का यह जो है प्रस्तावित अभियान में ये लोग तीनों थे। ठीक है, नाउ अब सेकंड ऑप्शन क्या है, राजधानी परिवर्तन। इसने अपनी राजधानी को कहाँ से लेके चला गया था, तो दिल्ली से दौलताबाद, है ना। राजधानी परिवर्तन कहाँ से कहाँ, दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी, या देवगिरी। ओके, दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी। नाउ अब नेक्स्ट क्या है, द्वाब में करारोपण। तो इसने क्या किया, जो उपज होती थी उस उपज का इसने 50% लगान के रूप में, कितना बोला, 50% लगान के रूप में इसने निर्धारित कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टोकन मुद्रा यानी सांकेतिक मुद्रा यानी चांदी के सिक्के। टोकन मुद्रा यानी चांदी के सिक्के यानी चांदी के जो टंके, चांदी के टंके आप कह सकते हैं, टंके, चांदी के टंके। ठीक है, चांदी के टंके, कांसे का टंका, ये सब कुछ क्या किया उसने प्रचलन में लेकर के आया था। चांदी का टंका, कांसे का टंका, ये सब उसने प्रचलन में लेके आया था। ओके, चलिए नेक्स्ट है कराचिल अभियान। जो कहां पर हुआ था कराचिल, यह हुआ था हिमाचल प्रदेश में। आप लोगों ने कांगड़ा का नाम सुना है, कांगड़ा बहुत चर्चित है ना। कांगड़ा, कंगना रनौत पे मत पहुंच जाइएगा, कांगड़ा बता रही हूं। ओके, हिमाचल का नाम सुनते कंगना रनौत पे मत जाइएगा, कांगड़ा। तो ये कांगड़ा पर्वत से जो है इस अभियान को किया गया था। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका पूरा एक सही क्रम में चिन्हित करें, तो सबसे पहले क्रम में कौन सा हुआ एक क्रम में बताना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, द्वाब में करारोपण, है ना। 50% जो उसने किया था, द्वाब में करारोपण इसने सबसे पहले किया, यानी क्या हो जाएगा, सी के बाद इसने क्या किया था, चांदी के टंके और वो आपका टोकन मुद्रा जो सांकेतिक मुद्रा प्रचलन में लेकर के आया था। सी के बाद डी के बाद सी के बाद बी आएगा, राजधानी परिवर्तन इसने किया है। उसके बाद आएगा आपका डी, यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी, आंसर हमारा होगा, शिट, आप लोगों ने नोट डाउन किया कि नहीं किया तो मिट गया, लेकिन चलिए कोई नहीं। हाँ,
सी के बाद क्या आएगा, बी, डी, ए, ई, ई। यह जो कराचिल अभियान आप देख रहे हैं ना, कराचिल अभियान ये सबसे लास्ट में हुआ है, ठीक है। और खुरासान, ये दोनों अभियान उसके लास्ट में थे, यानी खुरासान के बाद ही कराचिल हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले उसने करारोपण, देन राजधानी परिवर्तन, देन सांकेतिक मुद्रा और देन अभियान आया है उसका। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल आर्मी INA के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सही है, ये बताना है। स्टेटमेंट सही पूछा गया है। INA को आधारभूत रूप से संगठित करने का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। कैप्टन मोहन सिंह ब्रिटिश भारतीय सेना में एक अधिकारी थे। सुभाष चंद्र बोस ने INA को पुनर्गठित किया। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार स्वतंत्र भारत के लिए अस्थायी सरकार का गठन किया। भारत की ब्रिटिश सरकार ने पकड़े गए INA सिपाहियों पर सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का मुकदमा चलाया, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन का बोला है सही उत्तर का चयन करें। तो रास बिहारी बोस, इन्होंने क्या किया था, 1942 में टोक्यो जापान में क्या हुआ था, जापान सम्मेलन हुआ था, और वहीं पर उन्होंने भारतीय सेना के जो अफसर थे उन सबों को के द्वारा क्या किया, भारत की मुक्ति हेतु इस INA का इन्होंने गठन किया था, ठीक है। क्यों किया था, 1942 में। कब किया, 1942 में। कहाँ किया, टोक्यो जापान, टोक्यो जापान में। किसके साथ, तो भारतीय सेना में जो अफसर थे उनको संगठित करके क्या किया, भारत की मुक्ति के लिए, यानी आज़ादी के लिए, है ना, सेना का गठन किया गया था, INA का गठन किया गया था, ठीक है। चलिए, अब इस क्वेश्चन में जो बोला गया कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसमें सभी स्टेटमेंट सही हैं। आधारभूत रूप से संगठित करने का श्रेय रास बिहारी बोस को। जस्ट कंटिन्यू करते हैं। हाँ, INA को आधारभूत रूप से संगठित करने का श्रेय किसको है, रास बिहारी बोस को जाती है। कैप्टन मोहन सिंह जो है ब्रिटिश भारतीय सेना में एक अधिकारी थे, बिल्कुल। तो सभी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा A, B, C, D और E। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पाली धर्म ग्रंथ में गौतम बुद्ध गौ संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं? किस पाली धर्म ग्रंथ में देते हैं? सूत निपात, प्रज्ञा पारमिता, अभिधम पीटक, अशोकवदन। किस में देते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सूत निपात। किस पाली ग्रंथ में? सूत निपात। जो ये सूत निपात है ना, तो बौद्ध धर्म की जो कुछ प्रमुख संप्रदाय हैं, जैसे थेरवाद हो गया, महायान हो गया, व्रजयान हो गया, तो इन्हीं में से जो थेरवाद है ना, थेरवाद संप्रदाय का ग्रंथ है। ये किसका है? तो यह थेरवाद संप्रदाय का ग्रंथ है। थेरवाद संप्रदाय, यह इसका ग्रंथ है। कौन सा? सूत निपात, ठीक है। और यह क्या है? खुद्दक निकाय का भी क्या है? अंतर्गत आता है। खुद्दक निकाय किसके अंतर्गत? खुद्दक निकाय के अंतर्गत भी आता है। ये ध्यान रखिएगा इन दोनों के नाम को। ओके, और आप देखेंगे तो जो सूत निपात है, यह तत्कालीन जो उत्तर भारत है, तत्कालीन यानी उस समय की जो उत्तर भारत की किस स्थिति को प्रकाश डालता है? सामाजिक, धार्मिक और भौगोलिक, ठीक है। इन तीनों पर जो है यह प्रकाश डालता है। ओके, सूत निपात। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। सही स्टेटमेंट। टैगोर ने वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। मुंशी प्रेमचंद ने सोज़ ए वतन पुस्तक लिखी। उपन्यास जलवा
इशार में विवेकानंद के कृत्यों पर आधारित अपना प्रमुख पात्र हीरो गढ़ा। जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार के समय बंगाल के विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। गदर आंदोलन वर्ष 1913 में न्यूयॉर्क में प्रारंभ हुआ। इस क्वेश्चन का बोला गया है कि सही उत्तर का चयन करना है, सही उत्तर का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, देख लेते हैं क्वेश्चन में, डिस्कस कर लेते हैं। टैगोर को गीतांजलि के लिए जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार अगर किसी को दिया गया है, फर्स्ट जो नोबेल पुरस्कार किसी को दिया गया है साहित्य के लिए, तो कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर को ही दिया गया है ना, 1913 ईस्वी में, 1930 में। ये स्टेटमेंट भी अपने आप में क्या है? एक क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट अपने आप में एक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट साहित्य का नोबेल पुरस्कार कौन सी थी इनकी? गीतांजलि, गीतांजलि, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट है मुंशी प्रेमचंद के सोज ए वतन। सोज ए वतन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? सोज ए वतन, ये पुस्तक लिखी, ये बिल्कुल सही है। देश का दर्द, सोज ए वतन का मतलब क्या होता है? देश का दर्द। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया हमारा? सही हो गया। और कब लिखा था इन्होंने? 1908 में, 1908 में, ठीक है, जिसके अंतर्गत इसमें 5 कहानियां हैं। इस सोज ए वतन में 5 कहानियां हैं। कितनी है? 5 कहानियां हैं, 5 स्टोरीज है इसमें, स्टोरीज है 5। यस, किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 7 सुगम, आपने अभी आंसर किया क्या क्वेश्चन नंबर 7 का? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन 1, 1 मिनट चेक कर लेती हूँ क्या है क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग के मैसेजेस इतने लेट से आ रहे हैं या आपने मैसेज किया, ये मेरे लिए समझना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, नहीं, इसमें बिहारी नहीं होगी, किसको एक को शामिल नहीं किया गया था, तो गुजराती इसका राइट आंसर होगा। ओके, गुजराती होगा। इस क्वेश्चन में गुजराती को शामिल नहीं किया गया था, ध्यान रखिएगा। बिहारी तो शुरू से ही हर जगह मिल जाएंगे आपको, बिहारी तो शुरू से ही सभी जगह मिलेंगे, नॉट ओनली इन आवर कंट्री, ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको बिहारी मिलते हैं, ठीक है। तो बिहारी आंसर नहीं होगा, इसमें गुजराती होगा। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और कोई है ऑप्शन? ऑप्शन 2 किसका आपने किया है? क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, हम 12 पे थे ना। चलिए, ये हो गई 1908 में। अब क्या है नेक्स्ट? उपन्यास जलवा ए इसार। एक्चुअली इसमें क्या है ना, जलवा ए इसार, इसका मतलब है कलम के सिपाही। और यह जो है ये किसके द्वारा लिखी हुई है? कलम के सिपाही। यह भी लिखी हुई है, किसकी है ये? तो यह भी होगी मुंशी प्रेमचंद की, है ना, मुंशी प्रेमचंद की है कलम के सिपाही, उन्हीं की रचना है ये जलवा ए इसार। इसमें उन्होंने विवेकानंद के कृत्यों पर आधारित अपना प्रमुख पात्र हीरो जो है वो गढ़ा। ओके, नाउ नेक्स्ट है जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार के समय बंगाल के विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। तो बंगाल का विभाजन जो रद्द करने की बात की गई है, कब किया गया? 12 दिसंबर 1911 में हुआ था, बंगाल विभाजन रद्द हो गया था, बिल्कुल सही है। और इस समय में जो राजधानी है उसको कोलकाता से कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? तो उसको कलकत्ता से कहाँ लाया गया? दिल्ली, दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा जो है कर दी गई थी, कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा कर दी गई। दैट मीन्स हमारा डी भी सही है। नेक्स्ट है गदर आंदोलन। मैं प्रीवियस क्लास में, लास्ट 2 क्लास में मैंने गदर आंदोलन के ऊपर बताया है, बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। गदर आंदोलन जो है आपका यह क्या होगा? 1913 में हुआ, बिल्कुल सही है, लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था, ये भी सही है। लेकिन यह न्यूयॉर्क में नहीं होकर के ये कहाँ हुआ है? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ हुआ यह? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका सैन फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को, ठीक है। इसलिए हमारा ई रॉन्ग है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, A, B, C और D। 2 इज आवर राइट आंसर, 2 इज आवर राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन देख लीजिए एक बार अच्छे से, मुंशी प्रेमचंद के ऊपर भी ये पूछा गया है, कौन सा किसका है। Now, come to the next question. निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है।
वीडी सावरकर फार्गुन्स कॉलेज से स्नातक थे। वीडी सावरकर ने कृष्णा वर्मा की छात्रवृत्ति की पेशकश को स्वीकार किया और जून 1906 में ये लंदन चले गए। वीडी सावरकर ने नासिक में मित्र मेला की स्थापना की। नासिक में मित्र मेला, ओके। वीडी सावरकर ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1957 पुस्तक लिखी और वीडी सावरकर इंडिया हाउस के सदस्य बने। इन सबों पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इन सबों पे जो है क्वेश्चन पूछता है। चलिए, तो अब सवाल आता है वीडी सावरकर को लेकर के, फार्गुन्स कॉलेज से स्नातक थे, ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है। थोड़ा सा वीडी सावरकर के हम लोग देखें जन्म पे, तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1883 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? नासिक में। एक भगुर गांव है नासिक में, क्या है? एक भगुर गांव। भगुर गांव कहाँ? नासिक। वहाँ पर इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 1883 में। और इनकी मृत्यु कब हो गई? 1966 में इनकी डेथ हुई थी मुंबई में, ठीक है, मुंबई में। अब बोला गया कि फार्गुन्स कॉलेज से इन्होंने स्नातक किया, तो ये शिवाजी हाई स्कूल से इन्होंने 10th किया था, ठीक है। कहाँ से? शिवाजी हाई स्कूल से। ये तो स्नातक है, इन्होंने 10th कहाँ से किया? शिवाजी हाई स्कूल। शिवाजी हाई स्कूल से इन्होंने, ठीक है। अब सवाल आता है, क्या बोला गया है कि यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि कृष्ण वर्मा की छात्रवृत्ति, तो कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में स्थापित किया गया था इंडिया हाउस। ये जो आप देख रहे हैं ना इंडिया हाउस, इसको स्थापना किसने किया था? इस इंडिया हाउस की स्थापना कृष्ण वर्मा के द्वारा कहाँ किया गया? लंदन में किया गया था, लंदन में, ठीक है, लंदन में स्थापित किया गया था। और इसी का, इस इंडिया हाउस का जो सदस्य बने, इसको, इस हाउस को इन्होंने एक राजनीतिक नेतृत्व जो है वो प्रदान किया है, ठीक है, राजनीतिक नेतृत्व इन्होंने प्रदान किया। चलिए, और जब राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया, इसके जस्ट बाद इन्होंने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 उन्होंने पुस्तक भी लिखी, ठीक है, इन्होंने पुस्तक भी लिखी। और इसी पुस्तक में उन्होंने क्या लिखा था? भारत का 1857 के बारे में इन्होंने क्या लिखा? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो कि आपके क्वेश्चन में एक बार नहीं 100 बार पूछ चुका है, ठीक है, 100 बार क्वेश्चन ये आ चुका है। अब सवाल आता है मित्र मेला। तो मित्र मेला की स्थापना कब की गई थी? 1904 में, जो आगे चल करके क्या बना? अभिनव भारत बना। जो यही मित्र मेला आगे चल करके क्या बनता है? अभिनव भारत, अभिनव भारत, ठीक है। और ये जो इन्होंने किया है मित्र मेला वगैरह, ये सब इन्होंने लंदन जाने से पहले किया था। ये सभी चीज़ इन्होंने लंदन जाने से पहले किया था, ओके। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये इंफॉर्मेशंस को ना। तो फार्गुन्स कॉलेज से उन्होंने स्नातक किया, 10th किया था शिवाजी हाई स्कूल, जो कि जनरली क्या होता था, जहाँ से आपका जन्म हुआ है, आप वहीं से आप 10th 12th वगैरह करते थे पहले, ये और अभी भी ऐसा होता है। तो ये हो गई, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई हमारा, सभी स्टेटमेंट हमारे जो है यहाँ पर सही हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? A B C D और E, यानी 3 हमारा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पे देख लेते हैं क्या है। नीचे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और बोला है कि एक स्टेटमेंट है, दूसरा उसका रीज़न है, तो आपको उसमें फिर बताना है कि क्या उसका होगा आंसर। चौरा चौरी घटना 1922 के वर्ष में विचारित स्वराज प्राप्ति में विलंब के लिए उत्तरदायी ठहराई जाती है, ठीक है। चौरा चौरी घटना 1922, ओके। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में। एक्चुअली हमारा सहयोग जो प्रपोजल था वह 1920 में स्टार्ट हुआ, है ना, असहयोग आंदोलन। और 1922 में जा कर के ये इसको गांधी जी को क्या करना पड़ा? इस आंदोलन को वापस लेना पड़ा। उसका मेन रीज़न क्या था? यही चौरा चौरी की घटना, मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, जिसे 5 फरवरी 1922 में घटना होती है और 12 फरवरी को जो है आंदोलन वापस ले लिया जाता है। तो खैर, तो इसमें क्या बात होती है?
कि बोला है विचारित स्वराज प्राप्ति में विलंब के लिए उत्तरदायी ठहराई जाती है, क्योंकि जो हमारे महात्मा गांधी के अलावा जो अन्य नेता थे, प्रमुख नेता है ना, CR दास वगैरह हो गए, लाला लाजपत राय, ये सब काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं कि इन्होंने बीच में ही आंदोलन को छोड़ दिया, वरना हमें स्वराज की प्राप्ति हो जाती। तो बोला गया कि इसी घटना के वर्ष में जो विचारित था स्वराज, जो विलंब हुआ, उसका रीज़न क्या है? चौरा चौरी का घटना। फर्स्ट स्टेटमेंट ये दिया गया है। सेकंड बोला गया है स्वराज का विचार स्पष्टतया परिभाषित नहीं था। स्वराज किस रूप में चाहिए ये विचार परिभाषित नहीं था, जैसा कि बहुत से समकालीनों के द्वारा इसका दावा किया जाता है। ठीक है, ऐसा भी नहीं था कि बहुत क्लियरिटी था। तो क्वेश्चन बोला गया है कि इसका सबसे उपयुक्त जो है उत्तर का चयन कीजिए। नाउ तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आपके दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही हैं, और ए और आर दोनों से, ए और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। हमें स्वराज चाहिए, लेकिन किस रूप में चाहिए ये क्लियर नहीं था, बट इतना था कि असहयोग आंदोलन को उन्होंने एक कारण बना दिया कि इसकी वजह से हमें स्वराज नहीं मिल पाया, है ना। और इसकी घटना कब हुई? 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। चौरा चौरी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ये है चौरा चौरी, जिसमें कि बोला गया था कि गांधी जी का तो एक ही है कि अहिंसा रहनी चाहिए, पर हिंसा बहुत ज़बरदस्त हुई थी। 21 सिपाहियों के द्वारा वो थाना वगैरह जलाना, ये सब घटना हो गई थी। फाइनली इसको रद्द कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल परिषद को भारत के सभी ब्रिटिश राज्य क्षेत्र हेतु कानून बनाने यानी लेजिस्लेट की शक्ति प्राप्त हुई थी? किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल परिषद को भारत के सभी ब्रिटिश में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एक्ट 1813, 1793, एक्ट 1333 एंड 1784। तो क्या होगा? 33, 1833 का एक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसके तहत थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। नाउ बोला गया है 1333। तो बंगाल का जो इस समय में क्या हुआ था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल, अब वो क्या हो गया? भारत का गवर्नर जनरल बन गया। अब वो क्या हो गया? तो यह भारत का गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है, और इसी एक्ट के द्वारा ही बोला जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसको माना जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को, क्योंकि 33 में ये एक्ट बनी, 33 में एक्ट आया, और लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो टाइम पीरियड था वो था 1828 से लेकर के 35 तक। 33 में एक्ट हो गई, तो बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है ये बोला गया। चलिए, अब इसके अलावा बंबई हो गई, मद्रास, बंगाल और अन्य प्रदेश, यहाँ ये जितने भी हैं ये सब किसके अधीन आ गए? तो ये सब गवर्नर जनरल के अधीन आ गए। और बंबई का और मद्रास का, यहाँ की जो काउंसिल थी, परिषद थी, इन परिषदों से जो कानून बनाने की शक्ति थी, कानून बनाने की शक्ति वो इनकी समाप्त कर दी गई। ठीक है, कानून बनाने की शक्ति यहाँ की समाप्त कर दी गई। इसके अलावा और क्या किया गया? ये जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके सभी जो व्यापार के जो एकाधिकार बने हुए थे, एकाधिकार, ये भी समाप्त हो गए। ओके, ये भी समाप्त हो गए थे। इसके अलावा जो भारत के कानून थे उनको हम कह सकते हैं कि भारत के कानून को संहिताबद्ध करने के लिए क्या हो गया? विधि कमीशन का गठन किया गया था। विधि कमीशन इसका गठन किया गया था। ओके, तो ये हो गया आपका, क्या आ जाएगा? किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल परिषद को भारत के सभी ब्रिटिश राज्य क्षेत्र हेतु कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हुई? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। मैं प्रीवियस क्लास में भी इसकी चर्चा की हूँ। ये जो एक्ट आपसे आज बात कर रही हूँ, प्रीवियस क्लास में मैंने इसकी चर्चा किया था। जैसे पिट्स इंडिया एक्ट है 84 की, या 73 का, फिर उसके बाद 74 में कोलकाता सुप्रीम कोर्ट वगैरह, इस पर मैंने चर्चा किया था प्रीवियस क्लास में। नाउ सूची को मिलान करना है। शिवाजी महोत्सव, गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु, बाल गंगाधर तिलक की मांडले जेल से रिहाई, BHU की स्थापना 1914, 1895, 1950, 1916। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं क्या बोला है? शिवाजी महोत्सव।
हाँ, तो इस क्वेश्चन का मिलान करते हैं। शिवाजी महोत्सव कब का है? ए का क्या हो जाएगा? ए का 2। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु? जो शिवाजी महोत्सव है, यहां पे 2 चीजों को ध्यान रखिएगा। शिवाजी महोत्सव तिलक के द्वारा, ये किसके द्वारा है? तिलक के द्वारा। तिलक के द्वारा 2 फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया गया। एक था आपका गणेश महोत्सव और दूसरा था आपका शिवाजी महोत्सव। ओके, तो शिवाजी महोत्सव 1895 है एंड जो गणेश महोत्सव है उसको भी यहाँ पे ध्यान रखिए। गणेश महोत्सव की अगर बात की जाएगी तो 1893 हो जाएगा। इन दोनों के ऊपर सवाल पूछा करता है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। ओके, मौसम का कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुबह में ठंड पड़ जाती है, शाम को ठंड होती है। सुबह में आज बहुत बारिश हुई है, यहाँ बहुत अधिक बारिश थी। नाउ गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु 1950। ठीक है, गोखले, इनका जन्म कब हुआ था? चलो मृत्यु तो हमें समझ में आ गया, ये मुंबई में इनका, मुंबई। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, इनका जन्म कब? इनका जन्म 1866 ईस्वी में हुआ था। 1866 में कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। एंड सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी किसकी है? गोपाल कृष्ण गोखले की, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये ध्यान रखिएगा। 9, बाल गंगाधर तिलक की मांडले जेल से रिहाई। मांडले जेल से इनकी रिहाई कब हुई थी? 1914 में। एक्चुअली इन्होंने क्या किया था, हम लोग तिलक की 2 बहुत जो प्रसिद्ध पत्रिका है, केसरी और मराठा, इसके बारे में हम लोग सुने हुए हैं। तो इन्होंने क्या किया था ना, 1908 में जब ये जेल में थे तो जेल में ही इन्होंने केसरी, केसरी, ठीक है, 1908 में केसरी में प्रकाशित किया गया था लेख, और उसी लेख के आधार पर इनके ऊपर कौन सा आरोप लगाया गया था? राजद्रोह का आरोप लगाया गया। राजद्रोह ये आरोप लगाया गया, जिसके तहत इनको कितने साल की सजा हुई थी? 6 ईयर्स की सजा हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है ना, क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो ये राजद्रोह का 6 साल की इनके ऊपर सजा हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। तो 1914 हो गया। बीएचयू की स्थापना कब हुई है? तो बीएचयू की स्थापना हुई है 1916 में, 1916 में बीएचयू की स्थापना हुई 1916 में। चलिए, इसके अलावा जो अन्य क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है, उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। पटना विश्वविद्यालय है ना, पटना विश्वविद्यालय ये कब हुआ? 1917 में। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय। और पटना जब लॉ कॉलेज की बात करेगा ना तो 1916 याद रखिएगा कि पहले कानून बना और उसके बाद विश्वविद्यालय आया। उसके बाद आता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में। इन सब पे सवाल पूछते हैं इसलिए मैंने बता दिया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU 1920 में आया है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। भारत शासन अधिनियम 1935, इसके बारे में कौन सा सही स्टेटमेंट है ये बता रहा है। 1935 एक अखिल भारतीय संघ हेतु प्रावधान, रक्षा उपायों वाले उत्तरदायी शासन हेतु प्रावधान, सांप्रदायिक और अन्य समूहों के पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान, ठीक है, एक संघीय न्यायालय हेतु प्रावधान, ओके, प्रांतीय स्वायत्तता हेतु प्रावधान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 1935 एक्ट को लेकर के पूछा है। देख रहे हैं ना कि क्वेश्चन पूछने का तरीका किस प्रकार से आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। वेरी गुड इवनिंग अभिजीत, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं और पढ़ाई कैसी चल रही है? चलिए, अब यहाँ पर क्या है, तो अखिल भारतीय संघ, जिसमें कि क्या थी, इस अखिल भारतीय संघ की जो बात की गई है, इस अखिल भारतीयों में 11 जो है आपके क्या थी, ब्रिटिश प्रांत थे और 6 आपके क्या थे, चीफ कमिश्नर। ओके, इन क्षेत्रों से
इन क्षेत्रों के देसी रियासतों से मिलकर यह अखिल भारतीय संघ बना था। ओके, नाउ अब बात आती है द्वैत शासन की। तो द्वैत शासन जो है ये केंद्रीय स्तर पर लागू रहा। ये जो द्वैत शासन है ये केंद्रीय स्तर पर लागू रहा। ठीक है, केंद्रीय स्तर पर ये क्या था, लागू रहा। अब ये बात की जा रही है संघीय न्यायालय हेतु प्रावधान। संघीय न्यायालय मतलब दिल्ली, दिल्ली हेतु प्रावधान। प्रांतीय स्वायत्तता हेतु प्रावधान, तो प्रांतों में क्या कर दिया गया था, जो द्वैत शासन था प्रांतों में इसको समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में जो दोहरा शासन था इसको समाप्त कर दिया गया था। इसका अंत कर पूर्ण उत्तरदायी, प्रांतों में क्या कर दिया गया, पूर्ण उत्तरदायी शासन, इसकी स्थापना की गई। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो केंद्रीय रिजर्व बैंक थी उसकी भी स्थापना की गई थी 1935 के एक्ट में। ठीक है, सेंट्रल रिजर्व बैंक की स्थापना, रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना की गई थी इसी एक्ट के माध्यम, इसी एक्ट का यह मतलब इसी एक्ट के तहत सेंट्रल रिजर्व बैंक का प्रावधान था। तो ये सभी स्टेटमेंट जो होंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए, बी, सी, डी और ई सभी के सभी यहाँ पर सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न के कौन सी पुस्तक नाथ मुनि की पूछा गया है, नाथ मुनि की है कौन सी पुस्तक, सिद्धित्रय। इस क्वेश्चन को मैंने प्रीवियस क्लास में करवाया हुआ है, फटाफट आप लोग आंसर करें। नाथ मुनि का क्वेश्चन करवा चुकी हूं। बताएं, नाथ मुनि क्वेश्चन हो चुका है इसका। नाथ मुनि क्या होगा, सिद्धित्रय, न्याय तत्व, श्री भाष्य, तत्वनाथकर। कौन सी पुस्तक नाथ मुनि की है, तो क्या होगा, न्याय तत्व। ये कौन थे, ये नाथ मुनि थे कौन, ये नाथ मुनि कौन थे, ये वैष्णव धर्म को फॉलो करते थे। किसको मानते थे, ये वैष्णव धर्म को। तो हम यहां कर सकते हैं ये प्रथम वैष्णव आचार्य नाथ मुनि। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, यह जो न्याय तत्व आप देख रहे हैं, इस न्याय तत्व में इन्होंने किसका सिद्धांत दिया था, प्रपत्ति सिद्धांत। इन्होंने ये दिया था। प्रपत्ति सिद्धांत का मतलब होता है कि प्रपत्ति सिद्धांत का मतलब होता है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। पूर्ण समर्पण, इसका प्रतिपादन इन्होंने किया था। प्रपत्ति सिद्धांत यानी ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। ओके, ठीक है। इनकी अन्य पुस्तक कौन सी है, इनकी अन्य पुस्तक है, एक तो न्याय तत्व हो गई, और इसके अलावा जो अन्य पुस्तक है वो कौन सी होगी, दिव्य प्रबंधम, प्रबंधनम, इनकी अन्य पुस्तक हो गई। दूसरा क्या हो जाएगा, योग रहस्य, योग रहस्य। ओके, और ये जो दिव्य प्रबंधम है ये किस पर है, तो अलवारों के भक्ति पूजा पर। जिसका वर्णन किसमें किया गया है, दिव्य प्रबंधम में किया गया है। इन्होंने वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने किसकी स्थापना की, वैष्णव संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की, क्योंकि वे इसको मानते थे ये। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य समाज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसकी स्थापना मूल शंकर ने की थी। इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में हुई थी। आर्य समाज की प्रथम इकाई मुंबई में संगठित की गई। वेद सत्य ज्ञान के ग्रंथ है, ईश्वर सभी सत्य ज्ञान हेतु प्राथमिक स्रोत है। इसमें बोला है सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो हालांकि यहाँ तो सभी आंसर जो हैं आपके सही हैं, यानी
ए, सी, डी और ई, है ना, ये सभी सही है। सबसे पहले आर्य समाज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इस पे आते हैं। इसकी स्थापना मूल शंकर ने की थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मूल शंकर यानी कौन थे? दयानंद सरस्वती, है ना, दयानंद सरस्वती, जिनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। और स्वामी यहाँ पर पूर्णानंद, पूर्णानंद 1848 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया था? मूल शंकर इनके बचपन का नाम था, इन्होंने ही ये नाम दिया था। जो इनके स्वामी थे पूर्णानंद, 1848 ईस्वी में इनको क्या नाम दिया था? दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, ये नाम दिया गया। ओके नाउ, और क्या बोला गया? वेदों की ओर लौटो। इसका क्या था? एक ही लाइन, वेदों की ओर लौटो। फिर बोला गया, इन्होंने क्या किया? तो पाखंड, जो पाखंड पत्रिका इन्होंने वो लहराई थी। कब लहराया था? 1863 ईस्वी में। कहाँ पर? आगरा में। पाखंड खंडनी, ये एक पताका थी, इन्होंने ये लहराया, पाखंड खंडनी। ओके, फिर 18 क्या बोला गया है कि इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में हुई थी। तो क्या आर्य समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में हुई थी? नहीं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में हुई थी। हाँ, वो अलग बात है कि 77 ईस्वी में इसका जो हेडक्वार्टर है उसको कहाँ ले आया गया? 77 ईस्वी में इसकी हेडक्वार्टर थी लाहौर, मुख्यालय इसका लाहौर था। इस आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर 1877 ईस्वी में, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, सी, डी और ई। बाकी तो सभी सही हैं। वेदों की ओर लौट, तो इनका एक प्रमुख, हम कह सकते हैं कि मुख्य लाइन था ये, है ना। निम्नलिखित में से शिक्षा पर ध्यान हेतु वर्धा योजना किन विचारों को प्रस्तुत किया? ग्रामीण हस्तशिल्प में व्यावसायिक प्रशिक्षण को शामिल करते हुए ग्रामीण बच्चों के लिए 7 वर्ष की बुनियादी शिक्षा, नगरीय बच्चे हेतु 5 वर्ष की बुनियादी शिक्षा। ग्रामीण हस्तशिल्प में व्यावसायिक प्रशिक्षण को शामिल करते हुए ग्रामीण बच्चों के लिए 5 साल की बुनियादी शिक्षा, नगर के बच्चों के लिए 3 साल की बुनियादी शिक्षा, ठीक है। वर्धा योजना ये किसकी थी? तो महात्मा गांधी ने क्या किया था? 1937 वर्धा योजना, महात्मा गांधी 1937 में, ठीक है। इन्होंने क्या किया? हरिजन पत्रिका, इनकी पत्रिका थी महात्मा गांधी की। एक लाइन को ध्यान रखिएगा, हरिजन पत्रिका किसकी है? महात्मा गांधी की, हरिजन पत्रिका। इसी में इन्होंने क्या किया? एक प्रकाशन किया। हरिजन पत्रिका में क्या दिया? शिक्षा पर एक योजना प्रस्तुत किया, ठीक है। शिक्षा पर एक इन्होंने योजना प्रस्तुत किया और इसी योजना को क्या बोला गया? और यही योजना जो है वर्धा योजना है। यही योजना क्या है? वर्धा योजना, जिसका कि एक निष्कर्ष क्या है? इस वर्धा योजना पे इन्होंने बेसिकली किस पे बात किया था? जिसका कि मूलभूत सिद्धांत था हस्त उत्पादक, है ना। ये इस योजना का मूलभूत सिद्धांत था, हस्त उत्पादक कार्य इस योजना का मूलभूत सिद्धांत रहा। तो बोला क्या कि ग्रामीण हस्तशिल्प में व्यावसायिक प्रशिक्षण को शामिल करते हुए ग्रामीण बच्चों के लिए क्या बोला गया? 7 वर्ष की बुनियादी शिक्षा। एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा वर्धा योजना को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रयुक्त उपवास शब्दावली निम्नलिखित में से किस ओर संकेत करती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य हो या चाणक्य हो, उसकी पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र, जो कि मौर्य काल के समाज हो, अर्थ हो या कृषि हो, इन सब पर वो प्रकाश डालती है। तो उपवास, धनी कृषक को, भूस्वामी को, काश्तकार को, शाहूकार को, तो क्या हो जाएगा? या हो जाएगा काश्तकार को। एक्चुअली मौर्य काल में राज्य की भूमि से जो आय प्राप्त होती थी उसको क्या बोला गया? जो मौर्य काल था तो उसकी राजकीय भूमि से प्राप्त आय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, इसको सीता बोला जाता था, सीता, ठीक है। और कृष्ट का क्या मतलब होता था? जुती हुई भूमि,
जुती हुई भूमि, है ना, ये सब वर्ड पूछ लेता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अकृष्ट यानी बिना जुती हुई भूमि, अकृष्ट यानी बिना जुती हुई भूमि, ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ कुछ वर्ड्स को ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण भारत में स्त्री शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से किस यात्री ने अच्छा ये स्टेटमेंट दिया है कि हनौर में मैंने 13 स्कूल लड़कियों एवं 23 स्कूल लड़कों के निर्देश के लिए देखे, ऐसी चीज मैंने इसके अतिरिक्त कहीं नहीं देखी। ओके, इब्न बतूता, बरबोसा, वारथीम, अब्दुल रज़ाक, ये स्टेटमेंट किसका है? इब्न बतूता का है, जो कि यह एक क्या था? मोरक्को यात्री था। मोरक्को अफ्रीका का यात्री था, है ना। मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका में है। और ये एमबीटी के टाइम पे भारत आया था। एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। एमबीटी का टाइम पीरियड क्या है? 1325 से लेकर के 51, इसी बीच में क्या हुआ था? यह भारत आया था। ओके, इसको 1342 ईस्वी में दूत बना करके एमबीटी ने इसको कहाँ भेजा था? तो चीन भेजा था। चीन भेजा था इसको दूत बना करके 1342 ईस्वी में। इसकी एक पुस्तक भी है जो चर्चित है, और उस पुस्तक का क्या नाम है? रेहला ग्रंथ। ये काफ़ी चर्चित पुस्तक है इसकी, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदू साहित्य परंपरा में कौन सी ग्रंथ प्रस्थानत्रयी के समुच्चय का निर्माण करती है? प्रस्थानत्रयी के समुच्चय का निर्माण करती है हिंदू साहित्य परंपरा में कौन सी ग्रंथ? ब्राह्मण ग्रंथ, रामायण, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, कल्पसूत्र। तो क्या होगा इसका? कौन सी ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू साहित्य में कौन सी ग्रंथ प्रस्थानत्रयी के समुच्चय का वर्णन करती है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ब्रह्मसूत्र करती है, उपनिषद करती है ना। ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषद कितने हैं? और इसके अलावा जो हिंदू धर्म में प्रस्थानत्रयी के समुच्चय का निर्माण करती है, एक नाम और ध्यान रखिएगा, भगवद गीता भी करती है, ठीक है। भगवद गीता भी करती है। ओके, स्मृति प्रस्थान का वर्णन करती है। किसका करती है? स्मृति प्रस्थान का। ओके, ये किसका करती है? न्याय प्रस्थान का। और ये स्मृति प्रस्थान का। और ये श्रुति प्रस्थान का। श्रुति प्रस्थान, ये इसका। ये सब तीनों क्या हैं? ये तीनों वेदांत के मुख्य अंग हैं। ये तीनों क्या हैं? वेदांत के मुख्य अंग हैं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी और डी। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। पुराणों की संख्या 18 है। एवरीडे क्लास में एक बार इस पर चर्चा होती है, उसके बाद भी आंसर नहीं आया है। बौद्ध कृति मणिमेगलाई निम्नलिखित में से किस दार्शनिक की तार्किक प्रणाली से प्रेरित थी? किस दार्शनिक की तार्किक प्रणाली से प्रेरित थी? अश्वघोष, दिन्नग, नागसेन, गौतम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिन्नग। बौद्ध कृति क्या नाम है? मणिमेगलाई। किससे प्रेरित है? तो ये हो जाएगा। और इस महाकाव्य की रचना किसने किया है? तो मदुरै का बौद्ध धर्म को मानने वाला व्यापारी, ठीक है, इसकी रचना किसने किया है? ये जो महाकाव्य आप देख रहे हैं बौद्ध कृति मणिमेगलाई, किस दार्शनिक की तार्किक जो प्रणाली से प्रेरित है? तो दिन्नग से। और इसकी रचना किसने की है? इस महाकाव्य की रचना तो हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म को मानने वाला या एक व्यापारी था। जाहिर सी बात है, बौद्ध धर्म के ऊपर लिखा है, तो उसका नाम क्या था? सितले सतनार, ठीक है। इसने क्या की है? इसको मतलब इसका रचना इसी ने किया है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हो गई आज की क्लास के आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल संडे है, कल ऑफ रहेगी, कल तो क्लास नहीं होगी। फिर हम लोग मंडे मिलते हैं नए क्लास में, नए वीडियोस के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग।